परिणामों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। 2024 लोकसभा चुनाव में जो परिणाम है फिलहाल अप्रत्याशित हैं, ये कहा जा सकता है। अलग अलग पार्टियों को उम्मीद अलग अलग थी, लेकिन जो निकलकर सामने आ रहा है, बीजेपी के लिए हो या फिर कांग्रेस के लिए हो, एनडीए के लिए या इंडिया गठबंधन के लिए, कुछ चौंकाने वाले परिणाम जरूर हैं और अभी बहुत सारी तस्वीर साफ होना बाकी है। लेकिन फिलहाल 542 सीटों की जो काउंटिंग है वो लगातार चल रही है। एनडीए बहुमत के पार है। अयोध्या में भाजपा उम्मीदवार पीछे। एक बड़ी खबर ये हम आपको बता रहे हैं, अयोध्या लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार का पीछे होना। तो वहीं एमपी और भाजपा सभी 29 सीटों पर आगे है। मध्य प्रदेश में बीजेपी क्लीन स्वीप की ओर है, तो इंदौर में शंकर लालवानी देश में सबसे बड़ी जीत के साथ आगे बढ़ रहे हैं। वहीं छिंदवाड़ा में 26 साल बाद भाजपा की जीत लगभग तय मानी जा रही है। भाजपा के शंकर लालवानी इंदौर लोकसभा सीट पर 11,58,321 वोटों से ज्यादा आगे चल रहे हैं कहा जा रहा है, क्योंकि वहां कांग्रेस का यानी इंडिया गठबंधन का कोई प्रत्याशी है नहीं। तो ये जो वोट बैंक कहा जा रहा है और एक 8 से 10 लाख के मार्जिन से बड़ी जीत का दावा किया जा रहा था, वो साकार हो रहा है, ये फिलहाल दिख रहा है। तो वहीं शिवराज सिंह चौहान विदिशा लोकसभा सीट से जहां एक तरफ 7,66,541 वोटों से आगे चल रहे हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया 5,38,612 वोटों से आगे, तो बीजेपी के रोडमल नागर जहां एक तरफ 10,05,293 वोटों से आगे चल रहे हैं। भाजपा के बंटी साहू भी 10,09,006 वोटों से आगे हैं। छत्तीसगढ़ की सभी 11 लोकसभा सीटों की मतगणना भी जारी है। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल 52,000 वोटों से पीछे हैं, तो वहीं कोरबा में कांग्रेस को जहां बढ़त है। और इस वक्त सीधे एक बड़ी अपडेट जो निकलकर सामने आ रही है कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जहां बीजेपी कार्यालय पहुंचे हुए हैं। बीजेपी एक बड़ी जीत के साथ छत्तीसगढ़ में आगे बढ़ रही है और ये सीधी तस्वीर आपके सामने है छत्तीसगढ़ की बीजेपी कार्यालय जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पहुंचे हुए हैं। तो बीजेपी के खेमे में इस वक्त खुशियां मनाई जा रही हैं और बीजेपी कार्यालय मुख्यमंत्री पहुंचे हैं। कार्यकर्ता लगातार स्वागत कर रहे हैं अपने नेता का, लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें सामने आ रही हैं ये मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की जो बीजेपी कार्यालय पहुंचने की है। वहाँ देखिए आप तस्वीरों में कि कार्यकर्ताओं दूसरे नेता भी मौजूद हैं। अब सब एक साथ मिलकर खुशियां मना रहे हैं। देश के अंदर जरूर बीजेपी को एक बड़ा झटका जरूर लगा है। 400 पार का नारा था, फिलहाल 300 नहीं हुआ है। इंतजार है बीजेपी को 300 पार तो होगा, लेकिन मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बीजेपी के लिए खुशियां अपार हैं। तो ये तस्वीर आप छत्तीसगढ़ की जो देख रहे हैं, छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बीजेपी कार्यालय पहुंच गए हैं। कुछ ऐसी लोकसभा सीट थी छत्तीसगढ़ के अंदर जहां बीजेपी और कांग्रेस के दावे थे। वैसे तो दावे दोनों ही पार्टियों के थे कि 11-11 सीटें छत्तीसगढ़ में जीतेंगे, लेकिन फिलहाल जो स्थिति साफ तौर पर नजर आ रही है कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राजनांदगांव लोकसभा सीट से पीछे चल रहे हैं। और यही एक बड़ी चीज है कि भूपेश बघेल पूर्व मुख्यमंत्री, चेहरा बड़ा था, दांव पर लगाया गया। राजनांदगांव उनकी पसंद की लोकसभा सीट उन्हें दी गई, लेकिन उसके बावजूद पूर्व मुख्यमंत्री का बड़ा नाम, बड़ा चेहरा काम नहीं आया है। राजनांदगांव लोकसभा सीट का एक और इतिहास है कि यहां पर हमेशा जो प्रत्याशी हैं वो तो बदलते हैं, लेकिन यहां पर जो चेहरा जीतता आया है वो भी बदलता है। लेकिन फिलहाल जो बीजेपी से नेता थे संतोष पांडे, वो जीते थे और इस बार भी अपनी जीत की ओर संतोष पांडे आगे बढ़ रहे हैं। और सामने भूपेश बघेल है जो 50,000 से ज्यादा के मार्जिन से पीछे हैं, लेकिन अभी भी स्थिति स्पष्ट होना बाकी है। 2024 का आज परिणाम आ रहा है और मुझे बताते हुए बड़ा गौरव हो रहा है कि छत्तीसगढ़ में 11 में से 10 सीट में विजय होना तो सुनिश्चित हो गया है और एक सीट में भी अभी काउंटिंग चल रही है और हमको पूरा विश्वास है कि काउंटिंग फिनिश होते होते वो सीट भी भारतीय जनता पार्टी अवश्य जीतेगी। और इस अवसर पर मैं छत्तीसगढ़ के समस्त देवतुल्य मतदाता भाई बहनों का आभार व्यक्त करना चाहूँगा, उनका धन्यवाद देना चाहूँगा कि उनका आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिला। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को मिला। उनकी गारंटी पर छत्तीसगढ़ की जनता ने, यहाँ के मतदाता ने मोहर लगाया है, तो बहुत बहुत उनको धन्यवाद बधाई देते हैं। और साथ ही साथ हमारे
प्रदेश के लाखों लाखों कार्यकर्ताओं को तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को आप सुन रहे थे। छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए परिश्रम किया और साथ ही साथ हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, उनको भी धन्यवाद देते हैं। माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी को भी धन्यवाद देते हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी सहित हमारे सभी केंद्रीय मंत्रियों, केंद्रीय नेताओं को, हमारे प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष श्री किरण देव जी को भी बधाई देना चाहेंगे कि उनके नेतृत्व में हमारा प्रदेश नेतृत्व भी बहुत उनका भी मार्गदर्शन मिला और भी हमारे माननीय शिव प्रकाश जी, सबका मार्गदर्शन मिला। सबने परिश्रम किया और सब हम लोग मिलकर एक ऐतिहासिक सफलता यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को छत्तीसगढ़ में दिलाए। सर, देश भर में बीजेपी बहुमत के अंतर थोड़े पीछे रह गई है, एनडीए जरूर बहुमत ला रहा है, इसको कैसे देखना है? देखिए, अभी तो काउंटिंग कंटिन्यू है, अंत होने दीजिए। अभी कई राउंड की गिनती बाकी है और जो हम लोगों का नारा था उसके हम लोग करीब में हैं और कई प्रदेशों में हमारा प्रदर्शन थोड़ा खराब रहा है तो कई प्रदेशों में अच्छा भी रहा है। जैसे आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, ऐसे प्रदेशों में तेलंगाना है, ऐसे प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी एनडीए का प्रदर्शन बहुत अच्छा है। ये मुख्यमंत्री जी, आपने उड़ीसा का भी दौरा किया था, वहाँ का रिजल्ट अच्छा आया है, क्या कुछ वहाँ इम्पैक्ट पड़ा है? देखिए, उड़ीसा में भी हमारा लगातार जाना हुआ। तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के साथ जहां प्रदेश अध्यक्ष तो किरण सिंह देव वो भी मौजूद हैं। जादू है, वहाँ भी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी गए, हमारे गृह मंत्री जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी गए और जो मोदी की गारंटी, वहाँ का जो चुनावी संकल्प पत्र है उस पर उड़ीसा की जनता ने विश्वास किया है और वहाँ प्रदेश में भी 24 साल जो लगातार वहाँ की जनता उकता गई थी और इस बार भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट जनादेश वहाँ की जनता दे रही है और लोकसभा में भी अच्छा प्रदर्शन है। नतीजे खराब आए हैं तो वजह क्या मानते हैं? देखिए, एक तो ये इंडी गठबंधन वाले लगातार झूठ का सहारा लिए, चुनाव बंद हो जाएगा, आरक्षण समाप्त हो जाएगा, संविधान खतरे में पड़ जाएगा, आदि आदि जो झूठ का सहारा लिए, हमको लगता है कि थोड़ा बहुत इनके झूठ का असर चल गया। लेकिन अभी काउंटिंग लगातार जारी है। हम लोग को पूरा विश्वास है कि वैसे सरकार तो स्पष्ट बहुमत में एनडीए की बनी रही है। सर, तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनते नजर आ रहे हैं? बिल्कुल प्रधानमंत्री बन रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। गाँव की जनता से आपने जो अपील की थी उसका असर दिख रहा है? बिल्कुल, छत्तीसगढ़ की जनता ने, यहाँ के मतदाताओं ने मोदी की गारंटी पर मुहर लगाया है और हम लोगों को आशीर्वाद दिया है। सर, अंतिम आंकड़े क्या होंगे? सर, ये 400 पर अंतिम आंकड़े क्या होंगे? 300 प्लस 300 के काउंटिंग पूरी होने दी। चलिए, धन्यवाद। तो सीएम विष्णुदेव साय और उनके साथ प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव मौजूद थे। लगातार मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का यही कहना है, जिन सीटों पर हार रहे हैं या प्रदेश में तो जीते हैं लेकिन दूसरे राज्यों में जहां आ रहे हैं उसके पीछे का कारण बताया है कि इंडी गठबंधन की जो झूठी साजिश रही है, साफ तौर पर संविधान खतरे में है और अब चुनाव नहीं होंगे तो ऐसी जो बातें रही इस कारण से बीजेपी कमजोर रही है, ये सीधे तौर पर विष्णुदेव साय का कहना है। लेकिन मध्य प्रदेश में क्या कुछ रहे हालात? मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों पर बीजेपी मजबूत स्थिति पे है और कैसे ये स्थिति मजबूत बनी, इन सबको लेकर विस्तार से चर्चा भी होगी। हमारे साथ जहां इस वक्त स्टेट एडिटर शरद श्रीवास्तव जी मौजूद हैं और एक खास पैनल भी मौजूद है। शरद जी, बहुत शुक्रिया संयम। और मैं सुन रहा था साय साहब को, आमतौर पर ऐसा कम होता है पिछले अगर हम कुछ चुनावों में देखें जिसमें नेताओं को ये कहना पड़ रहा हो 4 बजने के बाद भी कि अंतिम परिणाम आने दीजिए तब देखते हैं, क्योंकि जो फिगर है वो इस आंकड़े पर पहुंचा हुआ। राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देखें, क्योंकि जब हम स्टेट की बात करते हैं तो खुल के नेता बोल रहे हैं बीजेपी के जो क्लीन स्वीप है वो एक तरीके से हो गया है। एमपी की बात करें तो 29 की 29 सीटें उनके खाते में आ गई हैं। छत्तीसगढ़ में भी कमोवेश
ऐसी ही स्थिति कुछ बनी हुई है। 11 में से 10 की तो स्थिति लगभग साफ है, लेकिन जैसे ही राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में बात होती है तो फिर बात ये आती है कि अभी अंतिम जो आंकड़े हैं वो आने दीजिए, फिर देखते हैं। तो ये भी बड़ा दिलचस्प है इस चुनाव का। ये चुनाव 4 बजने के बाद भी इस मोड़ पर खड़ा हुआ है, तो ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र की एक खूबी के तौर पर ही देखा जाएगा। तो इस पर और चर्चा करने के लिए और इस राजनीतिक मायने इन मुद्दों के क्या हैं, इन बयानों के क्या हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे। एक खास पैनल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। शैलेंद्र पटेल जी हैं जो पूर्व विधायक हैं कांग्रेस पार्टी के, वो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। मैं उनका बहुत स्वागत करता हूं। घनश्याम पुरोनिया जी हैं, पूर्व विधायक हैं बीजेपी के, मैं उनका भी बहुत स्वागत करता हूँ। स्काइप से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। और सुरेश शर्मा जी हैं जो वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर, मैं आपका भी बहुत स्वागत करता हूं। शैलेंद्र पटेल जी, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि आप इस बात से खुश हैं कि बीजेपी या एनडीए को 400 सीटें नहीं मिली, या इस बात से कि आपकी जो पिछले बार का आंकड़ा था वो ज़्यादा हो गया है, भले ही एनडीए जो गठबंधन है वो अभी के रुझानों में, जिसमें कुछ नतीजे भी शामिल हैं, उसमें सरकार बनाती हुई तो दिख रही है? देखिए शरद जी, किसी भी पार्टी का जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु होता है वो अपनी उपलब्धि का होता है। ये बात नहीं कि भारतीय जनता पार्टी या एनडीए 400 पार नहीं कर पाई, ये हमारी उपलब्धि है। अगर हम इस बात पे हम आगे जाएंगे तो ये कोई कांग्रेस के लिए भलाई की बात नहीं होगी या इंडिया गठबंधन के लिए भलाई की बात नहीं होगी। सबसे बड़ी बात ये कि जिस तरीके से चुनाव के पहले पूरे देश में माहौल बनाया गया था कि 400 पार और इतनी सारी सीटें, वो कहीं ना कहीं एक घमंड प्रतीत होता था, एक बड़बोलापन प्रतीत होता था। चुनाव को जिस एंगल पे ले जाया गया, जिसमें जो मेन मुद्दे थे वो उनको छुआ नहीं गया, उपलब्धियों को छुआ नहीं गया, कभी मंगलसूत्र पे तो कभी किसी बात पर। खैर, अब रिजल्ट आया तो जनता ने एक जनादेश दिया। अभी जैसा कि छत्तीसगढ़ के सीएम कह रहे थे कि अभी थोड़ा वक्त बाकी है, हम भी कह रहे हैं वक्त बाकी, अभी चीज़ें और क्लियर होगी। अभी हम ये नहीं कहेंगे कि स्पष्ट सारी चीज़ें हो गई हैं, क्योंकि राजनीति में कुछ भी कहना जब तक फाइनल नहीं हो जाता बहुत जल्दी हो जाता है। आगे आप देखिए आगे होता क्या है। अभी बहुत सारी चीज़ें सामने आएंगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बहुमत में नहीं है। पिछली बार से सीटें उनकी कम हुई हैं, 303 सीटें उनको प्राप्त हुई थी, अब 260 के आसपास उनको सीटें हुई हैं। 40-45 सीटों का घाटा गया है। कांग्रेस पार्टी को तकरीबन 40-45 सीटों का फायदा गया है। ये एक बड़ा स्पष्ट सी बात है। दोनों हम देखेंगे कि जहाँ कांग्रेस की 50+ सीटें थी वो 90+ में गई, लगभग 100 के करीब वो पहुंच गए। तो लगभग जो 50 सीटों का अंतर दोनों का आया, कांग्रेस ने 50 सीटें गेंद की और भारतीय जनता पार्टी ने 50 सीटें कम हुई हैं। तो 50 सीट पाना एक उपलब्धि है, लेकिन अभी बहुमत के पास नहीं पहुंच पाना ये चिंता का विषय है। और क्योंकि मध्य प्रदेश का निवासी या मध्य प्रदेश का कार्यकर्ता होने के नाते आपने प्रश्न किया हो या ना किया हो, लेकिन वो कहीं ना कहीं हमारे लिए चिंता का विषय है कि जो हमें उम्मीद थी उतनी उम्मीद के अनुरूप सीटें नहीं आई। इसके बारे में निश्चित रूप से हमें चिंता है। कहीं ना कहीं मन में एक थोड़ा सा खटास भी है कि शायद हम थोड़ा ठीक कर लेते और 3-4 राज्य कर लेते तो बहुमत के नज़दीक होते। मैं आऊँगा इस विषय पर, लेकिन मैं पुरोनिया जी आपके पास आना चाह रहा हूँ। ये सेम सवाल मैं आपसे भी यही पूछता हूँ कि आप क्या इस बात से खुश हैं कि चलिए सरकार तो आपकी बन रही है, कांग्रेस और उनका गठबंधन कम से कम अभी उस आंकड़े के पास नहीं है, या इस बात से कि आपकी जो बहुमत का आंकड़ा है आपके एनडीए का वो आपको हासिल हो गया है और मध्य प्रदेश में आपने क्लीन स्वीप कर लिया है, ऐसा अभी तक की जो स्थिति है उसमें नजर आ रहा है? बिल्कुल शरद जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से शुभकामनाएं पेश करता हूँ। तीसरी बार फिर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में सरकार बन रही है और कहीं ना कहीं हमारे कार्यक्रम, हमारी उपलब्धियां, हमारे घोषणा पत्र, संकल्प पत्रों में जो हमने वादे किए थे उनको कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने पूरा किया है, चाहे वो प्रदेश की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, और उसी का परिणाम है कि आज आप देखेंगे कि ऐसा प्रचंड बहुमत हमको मध्य प्रदेश के चुनाव में मिला था, लगभग और उससे बढ़कर के कहीं ना कहीं जनमानस में आशीर्वाद देने का काम किया है। और जो लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी ने लिया था कि 29 के 29 कमल के फूल खिलके और हम सब लोग प्रधानमंत्री जी को समर्पित करेंगे, मैं समझता हूँ उस लक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी का मध्य प्रदेश का पूरा संगठन ये सफल रहा है। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी का संगठन ये बूथ स्तर पर काम करने वाला था। बूथ स्तर पर उन्होंने मेहनत की, अन्ना से लेकर के और सारे के सारे कार्यकर्ता आप देखेंगे, चाहे केंद्र के हमारे नेता हों, चाहे प्रदेश के हों, मंडल के हों, सारे लोगों ने और कड़ी मेहनत करी और उसी का परिणाम है कि आज
मध्य प्रदेश में 29 सीटों पर कमल का फूल खिल रहा है। और रही आपने भी कहा कि कहीं ना कहीं ऊपर या केंद्र में कम जो आंकड़े आ रहे हैं, और आपने भी इशारे में कहा कि ये पहला ऐसा अवसर है कि राजनीतिक दल 4 बजने के बाद में भी बिल्कुल इस प्रकार का दावा ठोक करके नहीं कर रहे हैं। मैं भी उसी में आपकी बात जोड़ता हूँ। आप निश्चिंत रहें, अंततोगत्वा भारतीय जनता पार्टी को और सरकार बनाने का पूरा बहुमत मिलेगा और नरेंद्र मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री की पद। ठीक है, अभी जानकारी भी ऐसी आ रही है कि दिल्ली में प्रधानमंत्री जा रहे हैं, जो बीजेपी का मुख्यालय है, 7 बजे के आसपास उनके पहुंचने का वक्त मुकर्रर किया गया है, ऐसी जानकारी आ रही है। देखना होगा कि वो क्या कुछ कहते हैं। सुरेश शर्मा जी, मैं आपके पास आना चाह रहा हूं और एक निष्पक्ष राय के तौर पर, क्योंकि आप नज़र रखते हैं और कई सारे और जो चुनाव इससे पहले हुए हैं, चाहे वो लोकसभा के हों चाहे विधानसभा के हों, आपने देखा है सरकारों को बनते और गिरते भी देखा है। मैं चाह रहा हूँ कि आप को क्या इस बात की उम्मीद थी कि जो रिजल्ट्स हैं वो ऐसे ही होंगे कि मध्य प्रदेश में क्लीन स्वीप हो जाएगा, और अगर मध्य प्रदेश से बाहर देश की परिधि में निकल कर देखेंगे तो फिर जो एनडीए गठबंधन है वो कहीं ना कहीं पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है, तो क्या आपको ऐसे नतीजों की उम्मीद थी क्या? देखिए, मध्य प्रदेश के बारे में मैंने जितनी बार भी बोला, मैंने यही कहा था कि 28 पक्का और 29वीं में संशय। यदि कांग्रेस जीतती है तो 1 लाख के भीतर जीतेगी, भाजपा जीतेगी तो 1 लाख से ज्यादा जीतेगी छिंदवाड़ा को लेकर के। दिग्विजय सिंह जी, कांतिलाल भूरिया जी, जो बड़े नाम हैं कांग्रेस पार्टी के, उनके बारे में मैंने सुरेश शर्मा जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा थोड़ी देर के लिए। एक बड़ी खबर आ रही है, मैं संयम के पास चलूंगा। संयम बताएं क्या बड़ी खबर? बड़ी खबर इस वक्त यही कि इंदौर से, जिसका इंतजार था, इंदौर लोकसभा सीट से बीजेपी ने बड़ी जीत दर्ज की है। शंकर लालवानी रिकॉर्ड वोटों से जीते, 11,75,000 वोटों से शंकर लालवानी ने जीत दर्ज की है। वही सीट जहां पर विपक्ष का कोई कैंडिडेट नहीं था और वहां से बम्पर जीत पहले से ही कहा जा रहा था कि दर्ज करेंगे बीजेपी प्रत्याशी, और वही हुआ। बीजेपी ने बड़ी जीत दर्ज की। शंकर लालवानी रिकॉर्ड वोटों से जीते, 11,75,000 वोटों से शंकर लालवानी ने जीत दर्ज की है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त निकल कर आई शायद जी। बिल्कुल, देखिए ये जो आंकड़े हैं वो आ रहे हैं, और इंदौर से ही एक और महत्वपूर्ण खबर जो आई है संयम, वो ये है कि वहाँ नोटा ने भी रिकॉर्ड दर्ज कर लिया है। तो देखना होगा कि जब फाइनल जो फिगर हैं जब आएंगे तो फिर किसको कितने जो वोट हैं वो मिलेंगे, ये तो आएगा ही आएगा, साथ में नोटा का भी रिकॉर्ड आएगा। मैं सुरेश शर्मा जी आपके पास आना चाह रहा हूँ, मैं चाहूँगा कि आप अपनी बात को पूरा कीजिए। सबसे पहले तो मैं आपकी बात को आगे बढ़ा देता हूँ। 2,18,674 वोट जो है वो नोटा को मिले हैं। 2,18,674 जी। मैं ये कह रहा था कि मध्य प्रदेश के बारे में आकलन बिल्कुल हमारा पहले से था, और बड़े नेताओं के बारे में भी हमने उल्लेख किया था, ऐसा हमारा भरोसा था। लेकिन हम मुरैना को ये मान के चलते थे कि वहां थोड़ा सा बीजेपी को संकट आ सकता है। वो संकट नहीं आया। सबसे कम वोटों से शायद मुरैना ही बीजेपी मध्य प्रदेश में जीतने वाली है। जहां तक देश भर का सवाल है, तो देश भर के सवाल में किसी को भी ऐसी आशंका नहीं थी कि स्पष्ट बहुमत नहीं ले जाएंगे, क्योंकि हम रोजाना खबरों में सुनते थे और खबर बनाने की भी कोशिश की। एक बार बनाई भी हमने कि नेहरू जी का रिकॉर्ड तोड़ा जा रहा है, तीसरी बार स्पष्ट बहुमत की सरकार बन रही है। तो वो नेहरू जी का रिकॉर्ड ब्रेक होने से रह गया, क्योंकि नेहरू जी को स्पष्ट बहुमत मिला था। या भाजपा जो है अभी 244 सीटों के ऊपर चल रही है, बढ़त बनाए हुए 3 जीत चुकी है। तो एक इससे ये स्पष्ट हो जाता है। इस चुनाव की सबसे खास बात ये रही है कि राजनीतिक दलों की तरफ से उन मुद्दों को ज्यादा उछाला गया जो जनता को आक्रोशित करते थे। आक्रोशित करने से अभिप्राय यह है कि चाहे प्रधानमंत्री जी मंगलसूत्र की बात करते हो, चाहे भैंस खोल के ले जाने की बात करते हो, या चाहे अन्य बात करते हो, तो उनसे महिलाओं में और बाकी लोगों में एक आक्रोश पैदा होता है। या फिर प्रधानमंत्री जी ये कहें कि आपका आरक्षण उठा करके मुसलमानों को दे दिया जाएगा, ऐसा स्पष्ट कहना जो है, मेरे ख्याल से किसी पहले चुनाव में ऐसा हुआ है जिसमें एक समुदाय का नाम लेकर के कहा गया हो। दूसरी बात यह है कि यदि विपक्ष के नेताओं के बयान को देखते हैं, तब भी कमोबेश वैसी की वैसी बातें जा रही हैं। यदि कहीं मछली खाते हुए दिखाया जा रहा है, कभी मीट मांस खाते हुए दिखाया जा रहा है, अपने आप को सोशल मीडिया पर डाला जा रहा है, या मीडिया क्लिपिंग्स भेजी जा रही हैं, ऐसा भी चुनाव में नहीं हुआ। आरक्षण खत्म हो जाएगा ऐसा एक मुद्दा उछाला गया, सत्य है असत्य है इस पर बहस करना मेरा काम नहीं है, लेकिन ये बिल्कुल सही है कि उसने एक ऐसा इम्पैक्ट डाला
कि दलित समुदाय के लोगों ने या अन्य समुदाय के लोगों ने बीजेपी को वोट कम किया, जिसका उत्तर प्रदेश में स्पष्ट असर दिखाई दे रहा है। एक बात इस चुनाव में और महत्वपूर्ण जो है, हम सब लोग ध्यान देंगे आने वाले समय में, खबर करते समय भी और अन्य विषय में भी, जो तोड़फोड़ वाला वातावरण, जैसे महाराष्ट्र का हम उल्लेख करें, पार्टियों को जिस तरीके से तोड़ा गया है उसका बहुत नेगेटिव असर गया है, बीजेपी को उसका बड़ा नुकसान हुआ है। और अंतिम जो इस दौर की बात में मैं अंतिम बात ये कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का एक अपना कैडर आधार रहा है। पिरोनिया जी बैठे हैं, वो बता देंगे इस बात को। एक अपना कैडर आधार रहा है, वहां सामूहिक निर्णय होते हैं और बहस निर्णय से पहले होती है। पहली बार जो है सब लोगों को ये समझ में आने लगा कि ये जो निर्णय अभी हो रहे हैं वो केवल 2 लोगों के आसपास घूमते हैं। तो जो ये एक वातावरण निर्मित हुआ और कार्यकर्ताओं में इसका निराशा भाव गया, तो कार्यकर्ताओं ने यही कहा कि ठीक है, अब मोदी जी को वोट मिल ही रहे हैं, हम क्या करेंगे। पहली बार चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पीछे थी और नरेंद्र मोदी जी आगे थे, इसलिए इस बात को देख लीजिए। मैं फिर एक बात जोड़ता हूं इसमें अपनी बात के साथ, एक लाइन बस। मैं ये इस बात को जोड़ता हूं कि यदि हमारे शंकर लालवानी 12 लाख वोटों से जीतते हैं तो अभी प्रधानमंत्री जी 2 लाख से ज्यादा की लीड में नहीं गए हैं। ठीक है, लेकिन मैं एक और आपसे सवाल सप्लीमेंट्री करना चाह रहा हूँ, मैं उसके बाद राजनीतिक मेहमानों के पास जाऊंगा। आपने कहा कि जो तोड़फोड़ वाली राजनीति थी उसका नुकसान हुआ महाराष्ट्र में, आपका ऐसा अनुमान है, लेकिन वही काम जब मध्य प्रदेश में हो रहा है तोड़फोड़ वाला, यहाँ तो बीजेपी ने बाकायदा आंकड़े भी जारी किए थे, चाहे भले ही वो छोटे स्तर पर हो, सब मिला जुला के उन्होंने कहा कि 2 लाख से ज़्यादा जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, ऐसा एक आंकड़ा आया था बीजेपी की ओर से, शामिल हुए कांग्रेस से। तो जो आप जिस बात का आधार बनाकर महाराष्ट्र से तुलना कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में वो सफल हो गया। मतलब 29 की 29 सीटें, भाई छिंदवाड़ा में भी तो वही किया ना। और अगर हम इंदौर की बात कर रहे हैं तो जो इतनी बड़ी जीत की बात जब आप कर रहे हैं तो वहां तो प्रत्याशी चला गया था। तो जब वहां ये गलत हो सकता है तो फिर मध्य प्रदेश में ये कैसे सफल हो सकता है? मैं बस ये आपसे जानना चाह रहा हूं। बिल्कुल, मैं आपको इसका सीधा जवाब देता हूं बिना किसी लाग लपेट के, और वो ये है कि मध्य प्रदेश में कार्यकर्ता के दिमाग में ये बात थी कि जो सत्ता परिवर्तन हुआ है, मुख्यमंत्री का जो बदलाव हुआ है और संगठन ने इस रूप को कि ये संदेश न जाए, जैसा राजस्थान में बुरा संदेश गया कि एक ऐसे नॉन सीखिए को मुख्यमंत्री बना दिया और दिग्गज रह गए बैठे हुए, तो उस जैसा प्रभाव मध्य प्रदेश में नहीं जाए। मोहन यादव जी की विशेषता ये थी कि इन्होंने सक्रियता दिखाई और कार्यकर्ता को मोटिवेट करने का काम संगठन ने कर लिया, यहाँ इसलिए नुकसान नहीं हुआ। कार्यकर्ता संतुष्ट मध्य प्रदेश का नहीं है ये कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है। पूरे देश भर में इस प्रकार का मैसेज है। भाजपा का कार्यकर्ता ये मान करके चल रहा है कि उसको कारपोरेट ऑफिस के अंदर काम करना पड़ रहा है और कॉल सेंटर्स काम ज्यादा कर रहे हैं, कार्यकर्ता कम कर रहा है। इन सब बातों को ध्यान में रख करके मैंने अपनी जो राष्ट्रीय लेवल पर टिप्पणी की थी। ठीक है। पिरोनिया जी, मैं आपके पास आना चाह रहा हूँ। अगर सुरेश शर्मा जी की बात को मैं आधार बना भी लूँ, हालांकि मैं आंशिक तौर पर कुछ बातों से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि अगर कार्यकर्ता मान लीजिए नाराज होता या उसको अच्छा नहीं लग रहा होता, ठीक है, अगर यहाँ किसी व्यक्ति ने मना लिया तो क्या दूसरी जगहों पर नहीं मनाया जा सकता था? और अगर ऐसा होता तो शायद 29 की 29, क्योंकि केवल सिर्फ एक सीट ही ऐसी थी जो आप लोगों के पास नहीं थी, और इस बार का जो टारगेट फिक्स किया गया था उसमें ज़्यादातर नज़र इसी बात पर थी कि क्या वाकई में छिंदवाड़ा भी चला जाएगा क्या। तो अभी तक की स्थिति में तो बिल्कुल आप उसको गेन करते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि टारगेट को आपने भेद दिया है। शरद जी, अभी आदरणीय सुरेश जी ने जो बात रखी है उनका पत्रकारिता सोच का दृष्टिकोण है, और इसलिए वो इस प्रकार का उन्होंने अपना विषय रखा है। लेकिन देखिए, तोड़ फोड़ के लिए भारतीय जनता पार्टी में प्रयास नहीं किए होंगे। अब मैं कह रहा हूँ, इससे पहले का जब चुनाव था और भिंड से उस समय हमारे कांग्रेस से डॉक्टर भागीरथ प्रसाद जी को टिकट दिया गया था, तब तो ऐसा कोई माहौल नहीं था उस समय। लेकिन आप देखेंगे भागीरथ प्रसाद जी टिकट छोड़कर कांग्रेस का ये भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। इसलिए क्या है, असल में शैलेंद्र जी भी बैठे हैं। अब शैलेंद्र जी हमारे अच्छे मित्र हैं, लेकिन मेरा निवेदन यही है कि कांग्रेस अपने घर को संभालने में कहीं ना कहीं सक्रिय नहीं रहती है।
और अगर वो भारतीय जनता पार्टी में चले जाते तो ठीक ना, भारतीय जनता पार्टी को छोड़ने का प्रयास उनके माध्यम से होता है। तो मैं तो इस अवसर पर यही निवेदन करना चाहता हूं कि देखिए, मध्य प्रदेश का कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का जो देवतुल्य कार्यकर्ता है और उन सब के अथक परिश्रम और कड़ी मेहनत और हमारे केंद्रीय नेतृत्व से लेकर के प्रदेश के एक एक नेता ने और मंडल स्तर पर और बूथ स्तर पर इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सक्रिय रहा है। जिसको जो दायित्व दिया गया था, जिस फील्डिंग में उसको लगाया गया था, जो दायित्व जो काम कहे गए थे, वो सब उन्होंने अपने उसको निभाने का प्रयास किया है। अब जैसे हमारी विधानसभा भांडेर थी, हमने भांडेर में भी काम किया और जैसे ही पार्टी का आदेश आया कि आपको झारखंड जाना है, झारखंड जाकर के भी काम करने का प्रयास किया। तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ये देवतुल्य कार्यकर्ता है, इसको जहां लगाया जाता है वहां निष्ठा से काम करता है और उसी का परिणाम है कि आज मध्य प्रदेश में भी कमल खिल रहा है और केंद्र में भी कमल खिलेगा। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी शाम 7 बजे केंद्रीय मुख्यालय में जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी सहित और देश भर को वो संबोधित करने वाले हैं। कहीं ना कहीं मैं समझता हूं हमारी नीति योजना कार्यक्रम और समाज के अंतिम छोर के व्यक्ति का कल्याण करने का लक्ष्य जो भारतीय जनता पार्टी ने लिया था, उस आधार पर कहीं ना कहीं एक नया संदेश प्रधानमंत्री जी आज देंगे। ठीक है शैलेंद्र जी, बड़ी खासी दोस्ती दिखाई है पूर्णिया जी ने और मैं जानता हूं कि आप दोनों लोग सदन में रह चुके हैं, आपकी वाकई में पुरानी मित्रता है, लेकिन ये मित्रता चुनाव में नज़र नहीं आ पाई। ऐसा आपका मुझे लग रहा है कहना है, नहीं तो पाला इधर भी बदल सकता था। खैर ये हास परिहास की बात हो सकती है जी पूर्णिया जी, लेकिन मैं सीरियसली यानी कि गंभीरता से ये बात जानना चाह रहा हूँ कि क्या ये नहीं माना जाना चाहिए कि जो काम उत्तर प्रदेश में हो गया या महाराष्ट्र में हो गया, वो काम मध्य प्रदेश में इसलिए भी नहीं हो पाया क्योंकि मैं देख रहा था कि जब चुनाव हो रहा था तो ऐसा लग रहा था जैसे दिग्विजय सिंह जी हैं तो वो सिर्फ राजगढ़ में चुनाव लड़ रहे हैं, कमलनाथ हैं तो वो सिर्फ छिंदवाड़ा में चुनाव लड़ रहे हैं, जीतू पटवारी हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं वो खजुराहो में नॉमिनेशन फाइल कराने चले जाते हैं इंडिया गठबंधन का, पता चले वो प्रत्याशी का ही जो नॉमिनेशन है वो कैंसिल हो जाता है, उनका जो गृह क्षेत्र है वहाँ का प्रत्याशी आपका बीजेपी में शामिल हो जाता है। तो ये सारे जो बिंदु हैं जो नज़र आ रहे थे उस दौरान में, तो क्या लगता है कि वो कमी रह गई कि आपका बिल्कुल सुपड़ा ही साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए शरद जी, बड़ी गंभीर बात आपने की है, पर उस बात को आगे बढ़ाने के पहले मैं शर्मा जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि बड़ी साफगोई से उन्होंने बात कही है। बात वो बीजेपी से रिलेटेड है इसलिए नहीं है, ये कि जनमानस की बात है। मैं अगर बात करूंगा कांग्रेस की तो वो एक अलग विषय है, लेकिन जनमानस की उन्होंने बात रखी और जिस तरीके से उन्होंने जो बात कही ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता, क्योंकि दोस्तियां सब में होती, कोई राजनीति दुश्मनी के लिए नहीं होती है। हम अगर राजनीति में तो दोस्ती करने के लिए, ये अलग बात है कि घनश्याम जी की विचारधारा अलग होगी, मेरी अलग होगी, शर्मा जी किस नज़र से देखते हैं सब चीज़ों को उनकी नज़र होगी, सबके अपने अपने नज़रिए हैं और हम सबको अपने अपने नज़रिए रखने का अधिकार है और एक दूसरे के नजरिए को सम्मान भी करना चाहिए। रही बात मध्य प्रदेश के सिनारियो की बात कही, तो मैं कोई इसमें एक्सक्यूज नहीं दे रहा हूं। जो हम लोकसभा के रिजल्ट्स देखते हैं, पिछले हम 30 सालों के रिजल्ट्स देखेंगे तो 2009 को छोड़ के देखेंगे तो मध्य प्रदेश कभी भी लोकसभा में कांग्रेस के लिए फर्टाइल नहीं रही है, बहुत ज़्यादा सीटें नहीं दी हैं। एवरेज निकालेंगे 2 से 3 सीटों का एवरेज निकल कर आएगा अगर 2009 को हम 12 सीटों को हटा देते हैं तो कहीं ना कहीं विधानसभा में कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में अच्छा परफॉर्म करती है, लेकिन लोकसभा में उतनी अच्छी सीटें, उतनी अच्छे सांसद चुनकर देश को नहीं दे पाती हैं जिससे कांग्रेस पार्टी की सरकार बने तो उनको कहीं ना कहीं लाभ मिले। और जो पिछली बार का रिजल्ट था वो भी एक सीट पर कहीं ना कहीं था और भारतीय जनता पार्टी ने फोकस किया और जो रिजल्ट आ रहा है उससे लग रहा है कि शायद उसमें वो कामयाब हुई हैं। तो खैर इन सब बातों का चिंतन मनन कांग्रेस पार्टी को करना पड़ेगा कि हम कहां जाकर कमजोरी पर आ रहे हैं, किस जगह पर हम उस तरीके से नहीं कर पा रहे हैं कि विधानसभा में तो बेहतर परफॉर्म करते हैं। पिछली बार हमारी सरकार थी और सरकार में होने के बाद में हम लगभग 113 विधायक हम जीत कर गए थे, लेकिन जब लोकसभा के मामला आया तो हम मात्र एक सांसद पर रह गए। तो ये फर्क जो है उस फर्क को पाटने की जरूरत हमें देखना होगा। कहीं ना कहीं विधानसभा के अलावा लोकसभा में हम किस तरीके से परफॉर्म करें। लोकसभा को मैं आपको रोकूंगा, एक बड़ी ब्रेकिंग आ रही है संयम के पास। और एक बड़ी खबर है जहां लगातार 29 सीटों पर बीजेपी प्रत्याशी आ गए हैं तो परिणाम आना भी शुरू हो गए हैं। टीकमगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बीरेंद्र खटीक 4 लाख से ज्यादा वोटों से जीते हैं, कांग्रेस के पंकज अहिरवार को हराया है। लगातार इस सीट पर जो जीत है वो बीजेपी अपनी काबिज रखती आई है और
ना सिर्फ जीत बल्कि जो प्रत्याशी हैं वीरेंद्र खटीक वो भी इसी सीट से लगातार जीतते आ रहे हैं और ये चौथी बार होगा जब टीकमगढ़ से वीरेंद्र खटीक जीते हैं। 4 लाख से ज्यादा वोटों से जीते। कांग्रेस प्रत्याशी बदलती रही हर बार, लेकिन जीत इस बार भी नहीं मिली है। कांग्रेस के पंकज अहिरवार हार गए हैं और ये दूसरा परिणाम। इससे पहले इंदौर का हम आपको बता चुके हैं, शंकर लालवानी 11,75,000 वोटों से जीते और टीकमगढ़ से वीरेंद्र खटीक 4 लाख से ज्यादा वोटों से। जी शरद जी, मैं जो बात शरद जी आप की थी मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। जी, क्योंकि ऐसा नहीं कि जवाब से बचना नहीं, चाहिए। आपने जहां प्रश्न उठाया कि दिग्विजय सिंह जी खुद चुनाव लड़ रहे थे और उनका जैसे चुनाव खत्म हुआ वो लगातार मालवा निमाड़ के उन इलाकों में गए, वहां प्रचार करके आए। निश्चित रूप से कमलनाथ जी का एक दायित्व था, चुनाव के बाद उन्होंने उस दायित्व को संभाला। कहीं ना कहीं पार्टी ने प्रयास किया। देखिए ये बात भी आप अच्छे समझते हैं कि जिस तरीके से प्रदेश में विधानसभा चुनाव के समय माहौल था कि कहीं ना कहीं कांग्रेस की सरकार बन रही है और जब सरकार नहीं बनी तो वो बहुत ज्यादा मायूसी का एक दौर कार्यकर्ताओं के बीच में आया, नेताओं के बीच में आया और इस चुनाव में सबसे पहले उस मायूसी और जो एक नकारात्मकता का माहौल था उसको तोड़ने की आवश्यकता थी। कई बार हम टीवी डिबेट्स में हम सुनने को मिलते थे, बहुत से लोग टिप्पणी करते थे उनको तो कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं, उनका तो ये हो रहा है, कांग्रेस की तो ये हालत हो गई और उस तरह के बड़े बोल बोले जाते थे। लेकिन आप देखिए पूरा चुनाव जिस तरीके से लड़ा गया है, कहीं ना कहीं कांग्रेस ने फाइट की है। मैं जरूर मानता हूं कि जो रिजल्ट्स आए उस हिसाब से नहीं आए। मुझे अभी तक के जो आंकड़े थे वो आंकड़े हर घंटे हर आधे घंटे में चेंज हो रहे कि वहां पर मार्जिन 40, 50, 60, 70 हजार का जो मार्जिन रहा 5 सीटों में, अगर शायद बढ़ गई है तो लगभग सभी जगह पे लीड जो है, भिंड और मुरैना की सीट थी वहां भी। हाँ, मैं अभी आधे घंटे पहले कह रहा था कि लगभग जो ये कम मार्जिन की सीट है। लेकिन शरण जी मेरा कहना ये है कि जब आपको सब बात पता है, मतलब हम जब 2014 का चुनाव देख रहे हैं तो 2 सीट, 19 का चुनाव देख रहे हैं तो 1 सीट, 24 का चुनाव देख रहे हैं तो 0। अब इसके बाद का जब चुनाव देखेंगे तो मैं उसका अनुमान, अगर इसी ग्राफ से आप नीचे जाते रहे तो फिर क्या स्थिति होगी। देखिए मैं ये कह रहा हूं कि जब आप देख रहे हैं 3 चुनाव हो गए, 3 चुनाव के बाद भी अगर आप आमूलचूल परिवर्तन नहीं कर पा रहे हैं, चाहे वो आपका संगठन हो, वही पिछला चुनाव तो लड़ा गया तब तो थी आपकी सरकार तो, लेकिन जो परिस्थितियां तब भी आप केवल 1 सीट बचा पाए थे उसके बावजूद भी। तो मैं ये कह रहा हूं कि जब इतना लंबा 3 चुनाव देख लिए आपने, उसके बावजूद भी अगर आप जो है समस्या की जड़ पर नहीं पहुंच पा रहे हैं तो कब पहुंचेंगे। देखिए शरद जी, निश्चित रूप से अगर हम समस्या को डायग्नोसिस नहीं कर पा रहे हैं तो वो रिजल्ट्स नहीं मिल पा रहे हैं। आपकी बात से मैं सहमत हूं। कहीं ना कहीं जो परिस्थितियां बनी हैं उसके ऊपर बहुत सारा चुनाव डिपेंड करता है। 2014 का चुनाव, 2019 का चुनाव, 2023 का चुनाव, तीनों चुनाव में बहुत फर्क है। लेकिन उसके बाद मध्य प्रदेश के सिनारियों में अगर सीट गेन नहीं कर रहे हैं तो वो बाकी प्रदेशों में हुई तो मध्य प्रदेश में भी होना चाहिए थी। लेकिन उसके बारे में निश्चित रूप से अब कांग्रेस बहुत सचेत है। आप देख रहे होंगे कि बीच में कि चुनाव खत्म नहीं हुआ था उसके पहले ही अगली रणनीति कांग्रेस ने बनाना चालू करी है। कहीं ना कहीं इन चीजों को रिकॉग्नाइज किया है कि हम कहीं ना कहीं संगठनात्मक रूप से अगर कमजोर हुए तो मजबूत होने की आवश्यकता है, लोगों तक पहुंचने की आवश्यकता है और कांग्रेस पार्टी उस पर वर्कआउट करेगी। अब मैं आज यहां पर ठीकरा किसी भी फोड़ दूं, मैं ये कह दूं कि उन लोगों ने ऐसा कर दिया तो शायद हम कमजोरियों पर नहीं पहुंच पाएंगे। हम अगर ठीकरा ही फोड़ेंगे तो काम नहीं चलेगा। अब हमें उस सुधार की तरफ देखने की आवश्यकता है और कांग्रेस पार्टी उस रूप में आज मौजूद। देखिए मैं एक बात शरद जी कहना चाहता हूं, जो मायूसी का माहौल था, आज मेरे कई कार्यकर्ताओं से फोन हुई लगातार डिबेट के अलावा, तो आज उनमें एक उत्साह आया कि कहीं ना कहीं कांग्रेस और इंडिया गठबंधन ने अच्छा परफॉर्मेंस किया। कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं जो एनडीए का एक दावा था भारतीय जनता पार्टी जो लगातार कहे 370 और 400 पार, आज वो कहीं ना कहीं जब नीचे गया और कांग्रेस पार्टी ने लगभग 100 के आंकड़े के पास पहुंची, एक नया उत्साह आया है। वो उत्साह आने वाले समय यहां से भी कुछ बढ़ जाती तो शायद उत्साह ज्यादा हो। बिल्कुल, निश्चित रूप से। घनश्याम पुरोनिया जी, मैं आपके पास आना चाह रहा हूं और ये सवाल मैं आपसे इसलिए भी जानना चाह रहा हूं क्योंकि आप जिस क्षेत्र से आते हैं, भांडेर से, वो बिल्कुल उत्तर प्रदेश से लगा हुआ इलाका है वहाँ का, और वहाँ की राजनीति को भी आप अच्छे तरीके से समझते हैं। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि वो फैक्टर जो यहाँ काम कर गए वहाँ काम नहीं करे, क्योंकि उत्तर प्रदेश का जिक्र करना इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है कि इतनी बड़ी जीत मध्य प्रदेश से होने के बावजूद भी जो एनालिसिस हो रहा है वो इस बात पे हो रहा है कि बीजेपी को मेजॉरिटी तो नहीं मिली, अपने दम पर तो वो जो मैजिक फिगर है वो नहीं छू पाई, और उसमें उत्तर प्रदेश की बड़ी भूमिका है। तो क्या आपको लगता है कि कौन सा फैक्टर है जो वहाँ काम नहीं कर पाया आपका और मध्य प्रदेश में काम कर गया? मैं इसलिए आपसे जानना चाह रहा हूँ क्योंकि आप दोनों जगह को बेहतर समझते हैं। देखिए शरद जी, मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं जो विपक्षी दल के लोग थे उन्होंने जो अपने भाषणों में और जनमानस के बीच में जो मुद्दे उठाए
जैसे हमने देखा था कि राहुल गांधी जी भी एक मंच पे लाल डायरी है, उसको वो संविधान की पुस्तक बता करके उसको कह रहे हैं कि ये समाप्त होने वाला है। कहीं ना कहीं वहां पर या हमारे ग्वालियर चंबल संभाग के आसपास में भी, मैं स्वयं भी अनुसूचित जाति वर्ग से आता हूँ, तो ऐसे लोगों के मन में ये भ्रम फैलाने में कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये लोग सफल भी हुए हैं कि अब अगर मोदी जी बन गए, कई ऐसे मित्र मेरे मिलते हैं अनुसूचित अरे परोनिया जी अब तो चुनाव ही नहीं होंगे। भाई क्यों नहीं चुनाव होंगे? अरे मोदी जी अगर इस बार बन गए तो चुनाव होना ही बंद हो जाएगा, चुनाव ही समाप्त हो जाएंगे। इस प्रकार का जो भ्रम लोगों के मन में इन्होंने पल्लवित किया वो कहीं ना कहीं पोषित हुआ है, और उसका ही कहीं ना कहीं परिणाम है कि बड़ी संख्या में इस प्रकार के लोगों ने कहीं ना कहीं आरक्षण, कहीं ना कहीं संविधान, इसको जो भ्रम फैलाया है उसमें ये लोग सफल होने का इनका प्रयास हुआ है। और लेकिन कहीं कहीं समझदारी भी है, उसका भी परिचय कर रहा है। और दूसरा, मैं शैलेंद्र जी भी कह रहे थे हम ठीकरा किस पे फोड़े, क्या करें। मैं बेसिक रूप से मेरी जो बिरादरी है वो एक पत्रकारिता की, एक कार्टूनिस्ट की है। मेरे जहन में हमेशा कार्टून रहता है, और अगर आज मैं अखबार में होता तो मैं कार्टून छापता जरूर। ईवीएम की मशीन वो आज बड़ी प्रसन्न हो रही है और वो ये कह रही है कि आज चलो कम से कम मेरे ऊपर किसी ने ठोकरा फोड़ने का प्रयास नहीं किया। नहीं तो अगर भारतीय जनता पार्टी का संगठन या गठबंधन ये 400 पार अगर होता तो आज बिल्कुल सारी डिबेट में बैठ करके ये ठीकरा ईवीएम पर फोड़ने का प्रयास होता। नहीं, तो आज शैलेंद्र जी इस बात से बच रहे हैं कुल मिलाकर। नहीं देखिए, मुझे शैलेंद्र जी मैं प्रोनिया जी से एक निवेदन कर लूं। शैलेंद्र जी, प्रोनिया जी ठीक है, मैं आपसे कह रहा हूं कि मुझे मालूम है कि आप कार्टूनिस्ट हैं और पहले तो बाकायदा विधिवत तरीके से थे, तो आप जो है एक कार्टून बनाकर मुझे भेज सकते हैं। संपादकीय आधार पर अगर वो पब्लिश करने लायक हुआ तो हम जरूर उसको पब्लिश करेंगे। जी शैलेंद्र जी, मैं ये कह रहा था कि देखिए, जब जो परिस्थितियां आती हैं उस समय उस तरह का जवाब दिया जाता है। जब अगर जनमानस के हिसाब से अगर रिजल्ट्स नहीं आते हैं तो शक करना, राजनीति में बात होती है कि शायद जब रिजल्ट्स ऐसी उम्मीद थी नहीं आए तो कहीं ना कहीं उस व्यवस्था में सवाल उठाने पर हम ये नहीं कहेंगे क्यों उठा रहे हो। ये प्रजातंत्र में हर व्यवस्था पे सवाल उठाने का अधिकार विपक्ष को होता है, और कहीं किसी भी व्यवस्था पे उठाया जाता है तो हम उसको गलत तरीके से क्यों लें। सरकार में बैठे लोग, चुनाव आयोग और सारे के सारे लोग उसको प्रूव करें और उसके बाद सही चीजें हों। रही संविधान की बात, बार बार कह रहे भ्रम की, भ्रम तो भारतीय जनता पार्टी ने पूरे चुनाव में कितना फैलाया। हम अपने आप में भी तो देखें कि हमने कितना भ्रम फैलाया। मंगलसूत्र छीन लेंगे, भैया किसने कहा था? उनका तो मुस्लिम लीग से बना हुआ घोषणा पत्र है। तो ये बात जहां मुस्लिम का एम नहीं था, आप वो भ्रम फैलाएंगे। आप कोई भी अपराध करेंगे, घनश्याम जी, तो आप कहेंगे हमें माफ है। अगर कांग्रेस पार्टी कुछ उस तरीके की बात करेगी तो आपके संविधान की बात भी इसलिए आई कि आपके सांसद आनंद हेगड़े ने वो बात कही थी, राजस्थान के उप मुख्यमंत्री ने वो बात कही थी, अन्य लोगों ने बात कही थी। भारतीय जनता पार्टी रोक देती, उनको कोई सजा दे देती कि आप इस तरह की बात नहीं करेंगे, तो शायद ये बात नहीं चलती। तो देखिए, ये बात अब चुनाव हो गया है, वहां पे अब तो हमें आगे चुनाव के बाद सरकार बने, किसानों को सही दाम मिले, युवाओं को रोजगार मिले, महंगाई में कंट्रोल हो, भ्रष्टाचार रुके, उस और हमें ले जाने की आवश्यकता है। देश का निर्माण हो, हम आगे कैसे बढ़े, जो कर्ज बढ़ता जा रहा है उन सब चीजों पे मैं एक बात कहना चाहता हूं शरद जी अंत में। देखिए, क्या है कि हम इस तरह की बात करके मूल मुद्दों से नहीं भटाएं। आज का जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो आज इस बात का आत्मावलोकन का है। अगर भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से बात कर रही थी, आज वो स्पष्ट बहुमत क्यों न बना पाई? थोड़ी अपने अंदर भी झांकें। अगर कांग्रेस उतनी सीटें नहीं लेकर आ पाई तो हम भी अपने अंदर झांकें कि हम में क्या कमी रह गई थी, इसको भी देखने की आवश्यकता है। ठीक है, आपकी बात आ गई। सुरेश शर्मा जी, मैं आपके पास आना चाह रहा हूँ। सर, मेरा आपसे सवाल ये है कि जो मुद्दे इस बार उठाए गए और राष्ट्रीय फलक पर वो कहीं चले कहीं नहीं चले, ये अपना एक विषय हो सकता है, लेकिन अगर हम मध्य प्रदेश के संदर्भ में बात करें तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के सीएम बनने के बाद उनका ये जो पहला जो चुनाव है वो था और उसमें उनको एक तरीके से परखा जाना था, तो वो उस पर खरे उतरे हैं। अभी तक की जो रुझान और रिजल्ट आ रहे हैं उसके हिसाब से तो पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती हैं, उन्होंने एक ट्वीट भी किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि एक नई शुभंकर जो जोड़ी है वो मध्य प्रदेश में वीडी शर्मा और मोहन यादव जी की बन गई है। मैं चाह रहा हूं कि आप अब मध्य प्रदेश के राजनीतिक सिनेरियो को बीजेपी नेताओं के बीच में कैसे देख रहे हैं? किन नेताओं के बारे में आपको लगता है कि वो दिल्ली जाएंगे और किन नेताओं के बारे में आपको लगता है कि उनका मध्य प्रदेश में रहकर ही दिल्ली तक जो वजन है वो बढ़ जाएगा? नहीं, इसमें तो कोई संदेह नहीं है कि मोहन यादव जी ने जितना जल्दी काम संभाला है उतना शायद शिवराज जी ने भी नहीं संभाला।
क्योंकि शिवराज जी के सामने उमा जी की एक अलग टाइप की राजनीतिक व्यवस्था थी, लेकिन शिवराज जी को जो समय लगा उससे बहुत कम समय में, यानी आधे से भी कम समय में मोहन यादव जी ने न केवल प्रशासनिक व्यवस्थाओं को संभाला, अपितु संगठन के साथ तालमेल करके भी चले वो। उसका सबसे बड़ा एक बेस तो ये हो सकता है कि बी.डी. शर्मा जी और मोहन यादव जी दोनों ही विद्यार्थी परिषद के नेता रहे हैं, तो एक विद्यार्थी परिषद वाला जो काम करने का तरीका है वो तरीका दोनों का मैच कर गया। दूसरा, संगठन मंत्रियों की जो भूमिका है उसके लिहाज से भी इसमें समन्वय बना है। और यदि आगे बढ़ाएंगे बात तो संघ तक जाएगी, लेकिन चूंकि अपन वापस आ जाते हैं यहीं पर ही, तो इसका कार्यकर्ता पर, जैसा मैंने पहले कहा था कि कार्यकर्ता पर इन दोनों बातों का सीधा असर पड़ा कि यहां जब नेतृत्व में टकराट नहीं है। देखिए शरद जी, आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आप ये जानते हैं कि जब नेता के बीच में दूसरे नेता के बीच में टकराट होती है तब वो टकराट कार्यकर्ताओं में जाती है। यदि मोहन यादव जी और शिवराज जी के बीच में कोई टकराट जैसा कोई वातावरण दिखाई देगा या बनेगा तो कार्यकर्ताओं में विभाजन होगा। यहाँ ऐसा कुछ भी अभी तक हम सब लोगों की पकड़ में नहीं आया है। अंदर खाने में क्या चल रहा है वो ठीक है, एक अलग बात होगी, लेकिन ये शिवराज जी को बैलेंस करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने स्वयं ही ये कह दिया था कि मैं उन्हें अपनी दिल्ली ले जा रहा हूं। इसका मतलब ये कि भाई मध्य प्रदेश में आप छेड़छाड़ मत करिए। और जो है, तो मुझे लगता है कि यहाँ सारे लोगों ने मिलकर के जो काम किया उसके लिए ये 29 सीटें मिली हैं। सारी की सारी सीटों में मार्जिन काफी बड़ा हुआ है, अधिकांश सीटों में मार्जिन, जिन सीटों को हम सबसे ज्यादा कमजोर मान करके चल रहे थे वहां भी मार्जिन अच्छा दिखाई दे रहा है, उतना सम्मानजनक मार्जिन दिखाई दे रहा है। तो ये एक पक्ष जो है सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा सकता है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मुझे याद है कि प्रधानमंत्री की ओर से मध्य प्रदेश के कुछ बड़े जो बीजेपी के नेता हैं उनको चिट्ठियां भी लिखी गई थी। शिवराज सिंह चौहान जी का जो आपने जिक्र किया उसमें एग्रीकल्चर के क्षेत्र में उनकी ओर से किए गए जो काम है उनकी तारीफ की गई थी, और फिर ये अनुमान भी लगाए जाने लगे महिलाओं के लिए भी, महिलाओं के लिए किए गए काम को भी, हाँ, महिलाओं को लेकर भी। तो ये था कि संभव है कि सेंट्रल में वो एग्रीकल्चर मिनिस्टर जैसी कोई जिम्मेदारी भी उनको दी जाए अगर बीजेपी की एनडीए की सरकार बने, और मध्य प्रदेश, क्योंकि मध्य प्रदेश का कोटा नहीं, पर इसमें अभी इतनी जल्दी हम अगर मगर क्यों लगा रहे हैं? अभी तो किसी दल ने उधर जाने की स्थिति नहीं। देखिए, फिर मैं आपके सामने एक बात कह रहा हूं कि अभी आप टैली को देखिए, 244 बीजेपी की इंडिविजुअल हैं, और अभी हमारे सामने यदि मान लो टीडीपी को और जनता दल यूनाइटेड को अलग भी रख दिया जाता है तब भी जो छोटे दल सहयोग कर रहे हैं उनकी संख्या ही 20 है। तो 20 और 44 74 तो बन ही रहे हैं, इसका मतलब 64 तो बन ही रहे हैं। हरी, मैं उसी की बात कर रहा हूं, मैं बात उसी की कर रहा हूं कि बन जाने के बाद अगर मगर की, इसलिए क्योंकि अभी फाइनल जो टैली आई है वो नहीं आई है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर मान लीजिए और करीब पहुंच जाते हैं तो फिर तो इतनी भी संभावना नहीं रहेंगी। खैर, मैं आऊंगा आपके पास। घनश्याम पुरोनिया जी, मैं आपके पास आना चाह रहा हूं, और एक बात से तो मैं सहमत हूं सुरेश शर्मा जी ने जो कहा कि संगठन को जोड़ कर रखना, बनाए रखना, जोड़ी की बात जो उमा भारती जी ने कही है कि बी.डी. शर्मा और मोहन यादव की जो जोड़ी है वो नई शुभंकर जोड़ी है, वो इसलिए भी बेहतर परफॉर्मेंस दे पाई है क्योंकि जो कार्यकर्ता मध्य प्रदेश के हैं उन्होंने भी पूरी तरीके से संगठन के लिए काम किया, और ऐसी परिस्थितियों में भी किया जब बाहरी नेता जो दूसरी पार्टी के आयातित नेता थे उनको भी ले आए, और उसके बावजूद भी किसी तरीके का कोई जो खटास है वो आपस में देखने को नहीं मिली। रिजल्ट्स या जो अब तक के रिजल्ट्स है वो तो यही कह रहे हैं। बिल्कुल, देखिए सुरेश जी भाई साहब जो है अनुभवी हैं, और पत्रकारिता के क्षेत्र से लेकर के सामाजिक स्तर पर भी उनकी पकड़ है, और वास्तव में ये सही कहा उन्होंने कि जिस प्रकार का सामंजस्य है, और उसमें तीसरा नाम उनको हमारे संगठन मंत्री आदरणीय हितानंद जी का भी जोड़ना चाहिए था। मैं भी संगठन में मैंने काम किया है, और देखिए कार्यकर्ता होने के नाते संगठन ये सर्वोपरि रहना चाहिए। हो सकता है मेरा अपना विचार अच्छा हो सकता है, मेरा विचार बड़ा महान हो सकता है, लेकिन संगठन, ये संगठन किसी का कैसा भी संगठन हो, कोई भी संगठन हो, लेकिन संगठन ये महत्वपूर्ण रहता है। और संगठन के नाते जो जो दायित्व, आदेश या जो भी नियम, कायदे, कानून रहते हैं उन पर चलना, सामंजस्य बिठा के चलना, ये कहीं ना कहीं रहता है। तो इसमें तीनों हमारे नेताओं में ये बात ध्यान में आती है, और उसी का परिणाम है। जैसा आदरणीय सुरेश जी ने कहा कि उन्होंने, आदरणीय मोहन यादव जी ने प्रशासनिक स्तर पर भी और संगठन स्तर पर भी
इतनी जल्दी पकड़ बनाई। और देखिए उसके बाद में उन्होंने जिस प्रकार से अन्य अन्य प्रदेशों में जाकर के और प्रचार प्रसार संभाला। और देखिए मैं भी भांडर से मैं विधायक रहा, मुझे थोड़ा सा बड़ा अजीब लगा कि वहाँ भांडर में यादव समाज के भी जनसंख्या अत्यधिक है और कहीं ना कहीं इस बार मुझे यादव समाज का थोड़ा सा आशीर्वाद कम मिला तो मैं विधायक बनते बनते रह गया। अगर माननीय इस बार हमारे लोकसभा के चुनाव में और भांडर में हमने सभा कराई मोहन यादव जी की, तो आज आप देखेंगे भांडर में हमने जो है जीत हासिल करी है लोकसभा चुनाव में, संध्या राय जी जीती हैं। तो देखिए असर तो पड़ता है उनके व्यक्तित्व का। और लेकिन प्रोनिया जी वहां आपकी सीट पे तो नजर कुछ और लोगों की भी लग गई थी, जो ऑडियो वायरल हो रहे थे, आपको आप तक भी पहुंचे ही होंगे। नहीं देखिए मैं तो उन पे पानी फिर गया, उन अरमानों पे पानी फिर गया क्या? जी नहीं शरद जी, देखिए आपने मुझे लंबे समय से देखा है, एक अखबार में काम करने वाले अपन 12,000 की नौकरी दैनिक भास्कर में करते थे। आप देखिए पार्टी है जी भारतीय जनता पार्टी कैसे कार्यकर्ता का निर्माण करती है, कैसे जो है फर्श से उठाकर अर्श पर बिठाती है। मैं हमेशा ऋणी रहूंगा पार्टी का साहब कि दो बार मुझे राज्य मंत्री का और कैबिनेट मंत्री का दर्जा देकर के सम्मानित किया, दो बार मुझे विधायक जैसे टिकट दिया, एक बार विधायक बनाया। मैं समझता हूँ ऋणी रहना चाहिए। और ये जो लोग रहते हैं जो दल बल ऐसे यहाँ से वहां भागते हैं, अरे जिस पार्टी के कारण हमारी पहचान है, जिस पार्टी ने हमारा सम्मान किया है, अगर अपन उसको भी आंखें दिखाएं, ये कार्यकर्ता का धर्म नहीं है। तो मैं तो निवेदन करता हूं। ठीक है प्रोनी जी, आपकी बात आ गई। शैलन जी, मैं आपके पास आना चाह रहा हूँ। एक बात जो महत्वपूर्ण कही सुरेश शर्मा जी ने मैं वही आपके पास आना चाह रहा हूँ कि ताकत है जो कार्यकर्ता हैं वो उनके संगठन की, यानी कि बीजेपी के संगठन की ताकत है। कई बार परिस्थितियां अनुकूल भी होती हैं और कई बार प्रतिकूल भी होती हैं, लेकिन अगर संगठन साथ है तो फिर जो रिजल्ट्स है वो बेहतर हो जाता है, फिर पहले चाहे भले कुछ भी हुआ हो। आप लोगों के साथ, यानी कि कांग्रेस पार्टी के साथ समस्या ये है कि आपके जो संगठन है या आपके जो कार्यकर्ता हैं वो पहले एकजुट नहीं हो पाते हैं, लिहाजा जब रिजल्ट्स आता है तो फिर वो वैसा ही आता है जैसा कि एकजुट ना होने पर आना चाहिए। देखिए शरद जी, आप बहुत लंबे समय से पत्रकारिता कर रहे हैं, सुरेश जी का अपना अनुभव है। कांग्रेस आंदोलन से निकली हुई पार्टी है, कैडर बेस्ड पार्टी नहीं, हम सब जानते हैं। वो बेसिक डिफरेंस भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के अंदर है, कहीं ना कहीं लीडर्स को फॉलो करने वाली पार्टी है। निश्चित रूप से वो जब सिनेरियो था उनका अपना एक तरीका रहा है और भारतीय जनता पार्टी का एक तरीका रहा। आज वही चलन भारतीय जनता पार्टी में, जो सुरेश शर्मा जी ने शुरू में कहा कि 2 लोग बैठ कर निर्णय करने लगे, आज जो सेंट्रलाइजेशन वहां पर हुआ, जो डिसेंट्रलाइजेशन पहले भारतीय जनता पार्टी में हुआ करता था, तो ये सब बातें अब कुछ चीजें कांग्रेस ने भी अडॉप्ट की हैं, कुछ भारतीय जनता पार्टी के चलन में भी फर्क आया। जो शुचिता की बात और जो सब चीजों की होती थी वहां बदलाव आया, कांग्रेस पार्टी में भी कुछ बदलाव आया। समय लगेगा चीज़ों को लेकर। अब एकदम से जो बदलाव आने के बाद जो ड्रॉबैक में, एक पुरानी पार्टी, देश की बहुत सबसे पुरानी पार्टी, एक उसका सबसे एक्सट्रीम पीरियड रहा, फिर थोड़ा डाउनफॉल आया, अब फिर संभला है। आप ये देखें, आप उसको रिजल्ट को उस तरीके से ना लें कि अब कांग्रेस इंडिया गठबंधन की सरकार नहीं बन रही है, आप वहां पर इसको रोक देंगे तो शायद आपकी सोच का दायरा वहां पर रुक जाएगा। लेकिन आप ये देखें, एक पुरानी पार्टी जिसने बहुत लंबे समय तक एक्सट्रीम पे रही, डाउनफॉल आया, पिछले 40-50 से कम सीटें रही, फिर 50 के आसपास आई, फिर वो उठी हुई है। आप इसको उतार चढ़ाव को समझें। अब हाँ, मध्य प्रदेश में हम बैठे हैं तो आप कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश में वो ग्राफ उस तरीके से नहीं उठा है, खैर तो 2-1-0 आप ये कहेंगे कि लगातार उस चीजें, लेकिन 2-1-0 कोई बहुत लंबा नहीं था कि 12 सीटें थी एकदम धड़ाम से 0 पे आ गए। कहीं ना कहीं 2-1-0 का आप कहेंगे कि लगातार कहीं ना कहीं कम हुआ है। वोटिंग परसेंटेज आप देखें अभी भी 35% के आसपास मेंटेन करके कांग्रेस पार्टी चल रही। एग्जैक्ट आंकड़े आएंगे तो उन समझ में आएगा कि हाँ, इतना परसेंटेज अभी डाउन है, उसको हमें आगे कैसे बढ़ाना है। ये आने वाले समय की बात है, समय दीजिए। निश्चित रूप से रिजल्ट मध्य प्रदेश के सिनारियो से देखेंगे अच्छे नहीं आए, लेकिन देश के सिनारियो से हम देखते हैं एक नया उत्साह का संचय कांग्रेस पार्टी में हुआ है, एक नई जोड़ी। क्योंकि चुनाव जीतू पटवारी जी भी हारे, तो उसके बाद लगा प्रदेश अध्यक्ष का भार मिला, उमंग सिंगार जी उनके साथ हैं, युवा हैं। निश्चित रूप से वो जो युवा कांग्रेस के समय पे उन लोगों ने काम किया है, आज उसी
धार से वो जब प्रदेश के अंदर चलेंगे, आप साल, 1.5 साल, 2 साल का जब समय रहेगा, लगातार वो भी मुख्यमंत्री की कार्यशैली पे और सरकार के ऊपर प्रश्न उठा रहे हैं। आप देख रहे हैं लगातार कांग्रेस पार्टी की नई धार आई है, समय लगेगा। और आप एकदम विधानसभा के रिजल्ट बहुत ही एडवर्स आने के बाद 4 महीने बाद बहुत अच्छे रिजल्ट उम्मीद करें, वो शायद मध्य प्रदेश में नहीं हो सकते, राजस्थान में हो सकते हैं, क्योंकि राजस्थान में कभी कांग्रेस की कभी बीजेपी की सरकार रही, वहां पे संगठन उतना लगातार अच्छा रहा है। लेकिन मध्य प्रदेश में कहीं ना कहीं मैं कहना चाहूंगा, बड़ी साबगोई से कहना चाहूंगा कि पिछले 25-30 सालों से जो संगठन का स्तर होना था लगातार वो गिरा है, बहुत मजबूती से संगठन नहीं बन पाया है। कहीं ना कहीं उसकी आवश्यकता है। आने वाले समय में इस चीज के ऊपर नया नेतृत्व काम करेगा। और मैं एक बात कहना चाहता हूं, उमा भारती का ट्वीट मैंने भी देखा है, उसमें आप एक ही नजर से देखेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा, कहीं ना कहीं उसमें कहीं आक्रमण भी है, कहीं ना कहीं किसी और के ऊपर इशारा भी है, इस चीज को भी आप समझेंगे। ठीक है, अब राजनीतिक तौर पर तो मीनिंग अलग अलग निकाले जाएंगे। सुरेश शर्मा जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा, वक्त कम है, अंतिम दौर में ये जो चर्चा है उसको मैं ले जाना चाहूँगा। क्या आपको भी लगता है कि जो शैलेंद्र जी बात कह रहे हैं कि अगर मध्य प्रदेश से बाहर निकल कर देखें, देश के परिप्रेक्ष्य में देखें, तो क्या आपको लगता है कि कांग्रेस को थोड़ा बहुत, भले ही वो सरकार ना बना पाए, वर्तमान जो स्थिति दिख रही है, उनको कम से कम इस बात का तो संतोष है उनके कार्यकर्ताओं को कि नहीं, अब हम जो है लड़ाई लड़ने की स्थिति में तो हैं, कम से कम थोड़ा बूस्ट अप तो मिलेगा उनके कार्यकर्ताओं को? क्या आपको ऐसा लगता है? देखिए, इसमें कोई संदेह नहीं है कि विपक्ष जो है, इंडिया गठबंधन जो है, वो इतना ताकतवर हुआ है कि अब वो सब नहीं हो सकता जैसा सोचा जा सकता था कि भाई क्या होने वाला है आने वाले समय में, वो सब नहीं हो सकता। और कांग्रेस जो है ठीक है 100 के आसपास पहुंच गई है, तो ये भी एक उसके लिए तो ये है कि भाई जो स्ट्रेंथ था नेता प्रतिपक्ष का नहीं मिल रहा था वो मिल जाएगा। और उसके बाद एक कानूनन दबाव बनता है, क्योंकि अधीर रंजन चौधरी पहले कानूनन दृष्टि से दबाव नहीं बना सकते थे, नैतिक दृष्टि से बना सकते थे। अब तो कानूनन दबाव बनेगा, नेता प्रतिपक्ष का अपना एक दायरा और विशेष अधिकार होता है बोलने का, उसका लाभ जो है कांग्रेस को मिलेगा। और ये बिल्कुल सत्य है कि वापसी और उभार का वातावरण निर्मित हुआ है। और उसका बड़ा कारण ये है कि सरकार का जो एक जिसको आक्रामक रुख कह सकते हैं, वो बहुत ज्यादा आक्रामक रुख बन गया था। और उसके कारण ना मीडिया सेफ बच रहा था, ना जो है नेता विपक्ष के थे उनके दिमाग में ये था कि भाई ये तो हमको हर घटना में ही या तो ईडी आ जाता है या जेल चला जाता है। ये जनता में रिएक्ट हुआ है इसका। मैं मीडिया के संबंध में एक बात जरूर बोलूंगा, पत्रकार होने के नाते, और अपन बड़ी संख्या में पत्रकार बैठे हैं, शैलेंद्र जी पत्रकार नहीं रहे हैं, नहीं तो बाकी घनश्याम जी रहे हैं। एक ऐसी निगरानी जो है मीडिया के ऊपर बैठी हुई है कि आप कितना अखबार छापते हैं ये आपको हर महीने दिखा के आना पड़ता है। तो मुझे नहीं लगता कि इस टाइप का चोर बना करके आप मीडिया को रखेंगे और आपके प्रति जो है, आप देखिए प्रधानमंत्री जी 2 बार पीछे गए हैं और मीडिया ने इतना हाईलाइट कर दिया कि प्रधानमंत्री जी पीछे, प्रधानमंत्री जी पीछे। ये बात चुप ठीक है सुरेश शर्मा जी, अब इस चर्चा को खत्म करना होगा। वक्त की अपनी पाबंदी है, स्थितियां बहुत कुछ साफ हो गई हैं। अब तक के जो रिजल्ट्स हैं, रुझान रिजल्ट्स में तब्दील होते जा रहे हैं। संभव है कि कुछ और घंटों बाद स्थिति पूरी तरीके से साफ हो जाएगी, तभी शायद ये कह पाना मुनासिब होगा कि कौन किस स्थिति में है। लेकिन मध्य प्रदेश के लिहाज से अगर हम देखें तो बीजेपी बहुत मजबूत स्थिति में है और एक मजबूत ताकत बनकर उभरी है। एक तरीके से जो क्लीन स्वीप है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। मैं तीनों मेहमानों का इस डिबेट में शामिल होने के लिए बहुत शुक्रिया अदा करूँगा। ओवर टू यू संयम जी। शरद जी, तो एक तरफ ये खास चर्चा, इसमें कई सारे विषय निकलकर सामने आए हैं और देखा जाएगा कि मध्य प्रदेश हो या देश के लिहाज से हो, मध्य प्रदेश में बीजेपी कांग्रेस को परिणाम दिखाएगी, प्रदेश के जो परिणाम है उसका आईना दिखाएगी, तो कांग्रेस देश के अंदर जो परिणाम आए हैं वो बीजेपी को, एनडीए को उसका आईना दिखा सकती है। लेकिन फिलहाल अभी परिणाम और आना है, रुझान लगातार जारी है, लेकिन बीजेपी मजबूत स्थिति में है, कांग्रेस भी उभर रही है। बीते 10 साल से जो नतीजे, 10 साल से जो स्थिति थी उससे निकलकर कांग्रेस अब आगे आई है।